बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ डॉक्टर सादिक फिर आप लोग के साथ हाजिर है। माशाल्लाह हमने दो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से कवर किए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इसके साथ हमने कवर किया है एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम जो पढ़ेंगे नए सिस्टम के बारे में, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसको हम सिंपली जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी उसको कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम यूजुअली जो डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इज द वर्ड यूज फॉर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की डिस्कशन करेंगे। इस सिस्टम के अंदर इनिशियली हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पैथो पढ़ेंगे और फार्मा पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जीआईटी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम। अब इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर इंशाल्लाह ये सिस्टम भी बहुत आसान रहेगा एंड वी विल डिस्कस दिस सिस्टम इन अ वेरी वेरी गुड डिटेल एज वेल। देखिए इस सिस्टम के पहले पेज पे अगर आप लोग आ जाए 2023 फर्स्ट एड में, तो यहाँ पे नॉर्मल जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी लिखा है। अब इस जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फोर गट क्या चीज़ है, फिर मिड गट क्या चीज़ है, ठीक है, और हाइंड गट क्या चीज़ है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ये तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोग को मैं इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि हमें फिर ये थ्योरी जो है वो सुपर सुपर इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग को मैं पहले बताता जाऊँ कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज गट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर एग्जांपल द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ फोर गट। अब फोर गट की जो कंटेंट्स है उसको डिस्कस करते हैं कि फोर गट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखें, नंबर वन, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। देन इसके बाद एसोफेगस के नीचे क्या होता है, स्टमक। द स्टमक इज अ पार्ट ऑफ फोर गट, फिर स्टमक इसके अंदर आता है। नंबर थ्री इसमें लेके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। अब जैसा कि स्टमक के बाद ड्यूडिनम है, बट ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्यूडिनम है उसके फिर अपने चार पार्ट्स होते हैं। तो पहले दो पार्ट जो है वो फोर गट का हिस्सा है। फिर इसके साथ साथ लीवर ऑन द राइट साइड विच इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिर लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, क्योंकि जो राइट लोब ऑफ द लीवर है इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, गॉल ब्लैडर। एंड आफ्टर दैट स्प्लीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड पेंक्रियास। तो देखिए पेंक्रियास जो है दिस इज कॉल्ड द फोरगट। तो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, liver, gallbladder, spleen and pancreas. These all are the parts of foregut. इसकी अगर हम थोड़ी सी ये बात बताता चले कि जितने भी फोरगट के कंटेंट्स हैं इनको जो ब्लड सप्लाई मिलती है दैट इज कम फ्रॉम सीलियक ट्रंक। ये कहाँ से आती है, सीलियक ट्रंक। और वी विल डिस्कस दिस सीलियक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। ये एब्डोमिनल एयोर्टा की ब्रांच है। मैं इस तरह करता हूँ, इसको मजीद में आसान बना देता हूँ। देखिए आसानी के लिए आप लोगों ने यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखनी है। इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल एब्डोमेन को हम डिवाइड करते हैं चार क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिखे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, नीचे लिखे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब इस तरह अगर आप एब्डोमेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे, दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट एंड दिस इज द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो हमें फिर इन चीज़ों की समझ आएगी। दिस इज द एसोफेगस। Esophagus is connected with J-shaped structure and that is known as the stomach. फिर स्टमक के साथ नीचे जो कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम हमेशा याद रखिए इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ फोरगट। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फिर ड्यूडिनम के बाद नीचे की तरफ इस तरह जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड जेजुनम। इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। ये जो अभी स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ ये आप लोगों ने अपने कॉपी में ड्रा करना है। जेजुनम के बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इलियम के बाद जो यहाँ स्टार्ट होता है पार्ट दैट इज कॉल्ड सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम, यहाँ से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ से सीकम स्टार्ट होगा और यहाँ पे जब सीकम स्टार्ट होगा तो सीकम के पीछे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इसलिए जब अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है
वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। सो अपेंडिक्स इज अ प्रेजेंट इन बिहाइंड द सीकम, इट इज अ रिट्रोसीकल स्ट्रक्चर। फिर अपेंडिक्स के बाद सीकम के बाद जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे और राइट साइड पे जा रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन। मैं इसको ए सी लिखता हूँ, असेंडिंग कोलोन। फिर ये असेंडिंग कोलोन यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या चीज पड़ा है, लीवर। ये लीवर के साथ इस तरह मुड़ता है। ये जो टर्न लेता है इन फ्रंट ऑफ द लीवर इसका नाम है हेपेटिक फ्लेक्सर, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर। व्हेन असेंडिंग कोलोन टर्न टू द लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द लीवर दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। फिर ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ट्रांसवर्स कोलोन लेफ्ट साइड पे किसके साथ टर्न लेता है, स्प्लीन के सामने। और जब ये स्प्लीन के सामने टर्न लेता है इस टर्न को हम कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर, एस एफ, ठीक है। फिर ये डिसेंडिंग कोलोन है, दैट इज डिसेंडिंग कोलोन। फिर इसके बाद यहाँ पे सिग्माइड कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन है। फिर सिग्माइड कोलोन, फिर रेक्टम है, और आफ्टर द रेक्टम देर इज एनल कैनाल। तो यहाँ भी लिखे दिस इज द रेक्टम, और आफ्टर द रेक्टम दिस इज द एनल कैनाल। सो ये आप लोग को जीआरटी इस तरह याद रखनी है। अब और से सुने द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे इस सी शेप पार्ट के अंदर, इस ड्यूडिनम के अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा है जो इधर स्प्लीन तक आया है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेंक्रियाज, इसका नाम क्या है, ये पेंक्रियाज है। अब और से देखे शुमार करे, दिस लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, लीवर, इसके साथ गाल ब्लैडर, स्प्लीन एंड पेंक्रियाज, दे आर कॉल्ड ऑफ फोरगट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके फिर फोर्थ पार्ट, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर सीकम, फिर अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड हेपेटिक फ्लेक्सर एंड अप टू हेयर, नॉट होल ट्रांसवर्स कोलोन बट टू थर्ड ट्रांसवर्स कोलोन। फिर से यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके अप टू दी टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, इस जितने भी जगह को हम क्या नाम देंगे, मेडगट कहेंगे। फिर यहाँ पे डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स, दिस स्प्लीनिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, अप टू पेक्टिनेट लाइन। वी विल डिस्कस दिस पेक्टिनेट लाइन लेटर। तो पेक्टिनेट लाइन तक दिस होल एरिया इज नोन एज हाइंड गट। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइंड गट कहते हैं। ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि लोअर एंड ऑफ एसोफेगस से लेके यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, इसके ऊपर ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये फोर गट के अंदर है। थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके नीचे आते आते अप टू द टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ये मिड गट का हिस्सा है। और फिर यहाँ से लेके अप टू द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइंड गट कहते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू पीपल शुड नो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ जीआईटी। इसमें एक चीज आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है कि if someone asks you कि फॉर एग्जांपल if we talking about the foregut, foregut की जो ब्लड सप्लाई है दैट इज कॉल्ड सीलियक ट्रंक। फोरगट को जो ब्लड मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सीलियक ट्रंक। अब जो मिडगट है इसको जो ब्लड मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टरी नोन एज सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। विच आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और ये जो हाइंड गट है इसको जो ब्लड मिलती है दैट इज इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो प्लीज रिमेंबर द ब्लड सप्लाई ऑफ फोरगट is because of celiac trunk, the blood supply of the midgut because of superior mesenteric artery and hindgut inferior mesenteric artery। अब चाहे celiac trunk है, superior mesenteric या inferior mesenteric है, these all are the branches of abdominal aorta। So by say having that we should go and clear the rest of the book, कि बुक के अंदर इन लोगों ने क्या लिखा है। अब इसकी तरफ आएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा आसान होगी। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं एज वी डिस्कस, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है। जब एम्ब्रियो की जनाब एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ पे देखे फोर गट बन रहा होता है, मिड गट एंड हाइंड गट, दे मतलब फेरिंजियल आर्चिज या फेरिंजियल ओरिजिन, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फेरिंजियल की ओरिजिन या फेरिंजियल ओरिजिन से ये फोर गट वगैरह आती हैं। देखिए ये जो सारी की सारी है ना, ये दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल इयोटा, ये अयोटा है। यहाँ से एक ब्रांच निकलती है सीलियक ट्रंक, इट विल सप्लाई द कंटेंट ऑफ फोरगट। ये किधर जाएगी, फोरगट। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इट विल सप्लाई कंटेंट ऑफ मिडगट, एंड दैट इज द इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच विल सप्लाई द कंटेंट ऑफ हाइंड गट। ये मिडगट को सप्लाई करेगी, ये हाइंड गट को सप्लाई करेगी। और ये तीनों के तीनों ब्रांचेस है किसकी, एब्डोमिनल एयोटा। एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जब समवन आस्क यू
celiac trunk arise from abdominal aorta at which level, that is T12। ये L1 की लेवल से और ये L3 की लेवल से। तो ये वर्टेब्रल लेवल जो है ये भी आप लोगों याद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी तरफ आते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हमने अभी जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इजी नाउ टू अंडरस्टैंड। अब देखिए फोर गट जो है, फोर गट इट इज up from esophagus to the duodenum at the level of pancreatic duct and common bile duct insertion ampulla of Vater। एक्चुअली जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है वहां पे पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होता है और कॉमन बाइल डक्ट भी ओपन होता है। एक्चुअली दीज टू डक्ट्स दे ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के अंदर जहाँ पे ये दोनों डक्ट ओपन होते हैं उसको एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। देखिए फोर्थ एंड सिक्स वीक ऑफ डेवलपमेंट में स्टमक रोटेट अप टू 90 क्लॉकवाइज। आप लोगों ने याद रखना है ये जो स्टमक है ना, स्टमक ये इस तरह पड़ा होता है, ये एक ट्यूब होता है, जब ये इस तरह रोटेट करता है 90 क्लॉकवाइज पे तो ये जे शेप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चली जाती फिर ये जे शेप ऑक्युपाई ना करती। सो एग्जाम में आता है कि स्टमक रोटेट एट विच डिग्री, आंसर इज 90 डिग्री। एट विच डायरेक्शन, आंसर इज क्लॉकवाइज। ये दो पॉइंट याद रखें। the left vagus become anteriorly and right vagus become posteriorly। मतलब वेगस नर्व इनर्वेट स्टमक, जो लेफ्ट वेगस है वो उसकी फ्रंट पे आती है, राइट वेगस उसकी बैक पे जाती है। अब मिड गट कहाँ से कहाँ तक है, लोअर ड्यूडिनम, लोअर ड्यूडिनम से मुराद थर्ड पार्ट से लेके टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक, ठीक है जी। सेकंड सिक्स वीक ऑफ डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट थ्रू अम्बिलिकल रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अराउंड द सिक्स वीक ऑफ डेवलपमेंट जो मिड गट है ये फिजियोलॉजिकली नॉर्मली बाहर की तरफ बच्चे की अम्बिलिकल एरिया से आता है और 10 वीक में दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में जाता है अराउंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, एंड दे टर्न एट 270 काउंटर क्लॉकवाइज 180 बिफोर 10 वीक रिटर्निंग एंड टू 90 डिग्री एंड 10 वीक। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ मिड गट that is occurring at 6 week but they return to normal at of 10 week। फिर हाइंड गट को देखे डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एनल कैनाल अप टू दी पेक्टिनेट लाइन। तो इन लोगों ने तो डायरेक्ट लिखा है, बट अब समवन आस्क यू कि डिस्टल वन थर्ड ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एनल कैनाल तक कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम है, एंड एनल कैनाल अप टू दी पेक्टिनेट लाइन। ये फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। अब ये जनाब दो मतलब वेंट्रल वॉल डिफेक्ट है। अगर एब्डोमिन की जो फ्रंट है, फ्रंट वॉल है, वेंट्रल मीन एंटीरियर, वो सही तरीके से ना बने तो ये दो प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक गैस्ट्रोसिस एंड अम्पेलोसील। बस ये याद रखना है। गैस्ट्रोसिस क्या है, इट इज अ पेरा अम्बिलिकल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट। अगर एब्डोमिन की जो कंटेंट्स है वो बाहर की तरफ आए अराउंड द अम्बिलिकस थ्रू एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑफ गैस्ट्रोसिस। दैट इज हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू अम्बिलिकस। अब ये भी थ्रू अम्बिलिकल, अम्बिलिकल एरिया, ये भी अम्बिलिकल हर्निएशन है, ये भी अम्बिलिकल है। अब इनमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो हर्निएटेड आर्गन है जो बाहर की तरफ आया है, अगर उसके बाहर पेरिटोनियल लेयर है, पेरिटोनियम इज अ फैटी लेयर विच सराउंड मेनी एब्डोमिनल आर्गन। इसका मतलब ये है कि जो हर्निएटेड आर्गन अम्बिलिकल एरिया के ऊपर बाहर आया है, इफ इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एमनियन, दैट विल बी अम्पेलोसील। इस सील का मुराद होता है इट इज सील्ड और इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एमनियन। लेकिन यहाँ पे जो गैस्ट्रोसिस है इसके अंदर गट कम आउट ऑफ द गैप। इसका मतलब ये है लेटर जी जो है ये गैप है, गैप से मुराद कि जो आर्गन है वो डायरेक्ट एक्सपोज होता है। इसका मतलब कि आर्गन के बाहर कोई कवर अप नहीं होता। तो इसमें फर्क ये है, एनी एब्डोमिनल आर्गन कंटेंट विच कम आउट थ्रू अम्बिलिकल एरिया which is covered by either peritoneum or amnion, that is ampelocele, but it is not covered by anything that is gastrochsis। इसमें यह फर्क है। अब देखें होता यह है इट इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एमनियन। अब आते एसोसिएशन की तरफ पे, नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड दैट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। और अगर एक ऐसा आर्गन जो बाहर की तरफ आया हो लेकिन इसके बाहर क्या हो, फॉर एग्जांपल पेरिटोनियम है या एमनियन है, और ये जो पेरिटोनियम या एमनियन है दैट लुक लाइक ग्रे शाइनी से, ठीक है जी। तो उसका मतलब यह है कि अदर एनोमलीज
के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है। ओनोमली से मुराद ये है ट्राइसोमी 13, अगर क्रोमोसोम 13 के ऊपर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए दैट इज कॉल्ड पटाव सिंड्रोम, अगर 18 पे आ जाए दैट इज कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल में। या बैकवर्ड वाइट मैन सिंड्रोम, अदर जेनेटो यूरिनरी कार्डियक जेनेटो एंड न्यूरल ट्यूब। तो आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ दो चीज़ें जो है वो मेनली सीखनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पीपल शुड नो फ्रॉम हेयर कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स वो दो तरह के होते हैं। एक को हम गैस्ट्रोसिस कहते हैं, दूसरे को हम अम्पेलोसील कहते हैं। इसमें आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए ये जो अम्बिलिकस से बाहर ये कंटेंट्स आए हैं ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन है, ये हमें बाहर से एक्सपोज नजर आ रहे हैं। तो जो कंटेंट बाहर आए लेकिन उसके बाहर कोई किस्म की पेरिटोनियम एमनियन ना हो, वो गैस्ट्रोसिस है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं ये वाला, इसमें ये आपको कंटेंट नजर नहीं आ रही लेकिन ग्रे शाइनी सेक नजर आ रही है। इट्स मीन इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम आर एमनियन, दैट इज नोन एज अम्पेलोसील। आसान वर्ड है सील से मुराद इट इज सील्ड, इट इज सील्ड बाय, इट इज सील्ड बाय आइदर एमनियन और पेरिटोनियम। ठीक है जी, इसमें यही डिफरेंस है। अब आते हैं कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ अम्बिलिकल रिंग टू क्लोज आफ्टर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ द मिड गट। ये बात हमने डिस्कस की है आज तक कि जो मिड गट है इसकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है अराउंड द 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो आर्गन दोबारा जनाब फॉर एग्जांपल 10th वीक में ना जाए तो देन अम्बिलिकल रिंग विल फेल टू क्लोज एंड देयर विल रिमेन आउटसाइड। तो इसको हम फिर कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि which of the following embryonic structure if failed to close it will leads to umbilical hernia, answer is umbilical ring। ठीक है, it is covered by skin protrude with intra abdominal pressure or excessive crying of the baby। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मे बी एसोसिएटेड विद कंजेनिटल डिसऑर्डर, ये कंजेनिटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट होता है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम। इसमें कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म एंड स्मॉल डिफेक्ट में यूजुअली कॉल स्पॉन्टेनियसली। हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चे में बाई बर्थ हो जाए इसको हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, होप यू विल एंजॉय दैट। inshallah I will discuss some interesting point in the next lecture. Till now Allah Hafiz and see you soon।